बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बेटा, आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 25 का आज लेक्चर नंबर 2 है और आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर। आज का आपका टॉपिक है बायोस्फीयर। इसकी डेफिनेशन आप फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी थी कि पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जानदार चीज़ें पाई जाती हैं, जानदार चीज़ें रहती हैं, उसे बेटा बायोस्फीयर कहते हैं। और आपने कहा था ये जो बायोस्फीयर है, इट स्टार्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन। ये बायोस्फीयर बेटा ये समंदर की तह से शुरू होता है और समंदर पहाड़ों की चोटियों तक जाता है और इसका फासला 20 किलोमीटर होता है। अब नई डेफिनेशन देखते हैं इस चैप्टर में क्या डेफिनेशन की गई है बायोस्फीयर की। सबसे पहले बायोस्फीयर की डेफिनेशन है कि इट इज़ ए थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। बेसिकली ये क्या है बेटा, थिन लेयर ऑफ अर्थ है, ज़मीन की एक पतली तह है। बायोस्फीयर क्या है, स्फीयर से मुराद आप ज़मीन ले लो और बायो का मतलब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो। स्फीयर का मतलब अर्थ, बायो का मतलब living organism. So thin layer of earth in which all organism exist। ज़मीन की वो पतली लेयर, ज़मीन की वो पतली तह जहाँ पे जानदार रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो आपने बायोस्फीयर की डेफिनेशन यही करनी है, थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म विद इन द बायोस्फीयर नॉट ओनली अडॉप्ट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट but also interact to modify and control chemical and physical condition of the biosphere। बेटा ऑर्गेनिज्म विद इन द बायोस्फीयर, वो जानदार जो बायोस्फीयर में रहते हैं, नॉट ओनली अडॉप्ट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट, वो ना सिर्फ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं माहौल के साथ, वो ऑर्गेनिज्म जो बायोस्फीयर में रहते हैं वो ना सिर्फ अपने आप को माहौल के मुताबिक बनाते हैं बट आल्सो इंटरेक्ट, बल्कि वो क्या करते हैं बेटा, इंटरेक्ट करते हैं, तामुल करते हैं। और उसके बाद टू मॉडिफाई एंड कंट्रोल केमिकल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द बायोस्फीयर, और वो बायोस्फीयर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई भी करते हैं। बायोस्फीयर के साथ जानदार चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं और उसको तब्दील करती हैं और फिर कंट्रोल भी करती हैं वो जानदार चीज़ें। किस चीज़ को, केमिकल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द बायोस्फीयर, कि बायोस्फीयर के अंदर जो केमिकल चीज़ें होती हैं या फिजिकल मतलब बेजान चीज़ें होती हैं उनको वो जानदार चीज़ें क्या करती हैं, कंट्रोल भी करती हैं। आगे चलते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म लिव इन हैबिटेट। तो आपने क्या कहना है, इन बायोस्फीयर, किसके अंदर बेटा, बायोस्फीयर के अंदर। इन बायोस्फीयर ऑर्गेनिज्म लिव इन हैबिटेट। आपको पता है कि हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे कोई जानदार रहता है। बायोस्फीयर के अंदर जानदार कहाँ रहता है, हैबिटेट के अंदर। सो ऑर्गेनिज्म लिव इन द हैबिटेट, जानदार बायोस्फीयर में हैबिटेट के अंदर रहते हैं। आगे चलते हैं कि एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। एक जो जानदार होता है बेटा वो क्या करता है, रेस्पॉन्ड देता है, रेस्पॉन्स देता है टू ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारे माहौलियाती फैक्टर को, अवामिल को। एंड ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम आर विद इन द रेंज ऑफ टॉलरेंस इट कैन इनहेबिट इट ए लोकेशन। क्या करता है बेटा वो, इनहेबिट ए लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट, एक जानदार जो माहौल में रहता है ना वो इस माहौल को जवाब देगा। एंड ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम आर विद इन द रेंज ऑफ टॉलरेंस, और जो भी बेटा फैक्टर होंगे माहौल के, जब वो किस में होंगे, टॉलरेंस में होंगे, बर्दाश्त में होंगे, इट कैन इनहेबिट ए लोकेशन, तो वो क्या करता है, एक घर बना लेता है, वो एक घर में रहता है। बेटा इनहेबिट का मतलब होता है रहना, एक होता है इनहिबिट, यहाँ पे आया आता है, वो होता है रोकना। सो इनहेबिट का मतलब होता है रहता है, कहाँ पे, एक लोकेशन के अंदर, और उस लोकेशन को आप ऊपर क्या कह चुके हो बेटा, हैबिटेट कह चुके हो। अब हैबिटेट की तारीफ करते हैं, द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ये किसकी डेफिनेशन है,
हैबिटेट की डेफिनेशन हुई है। क्या डेफिनेशन है? एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस, कि वो हकीकी जगह वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ पे एक जानदार रहता है। सो आपने एक तो बायोस्फीयर की तारीफ करनी है, उसके बाद दूसरी तारीफ आपने करनी है बेटा इन हैबिटेट की। हैबिटेट की तारीफ क्या है? द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट, कि वो जगह जहाँ पे एक जानदार रहता है उस जगह का नाम हैबिटेट है। उसके बाद बेटा आगे पढ़ने से पहले इसको देख लें, रिवाइज कर लें। बायोस्फीयर इज ए थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। Organism within the biosphere not only adopt themselves to the environment, कि वो जानदार जो माहौल में रहते हैं वो ना सिर्फ अपने आप को माहौल में रहने के लिए क्या बनाते हैं, आदि बनाते हैं, मुताबिक बनाते हैं, बट आल्सो इंटरेक्ट, बल्कि वो माहौल के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं टू मॉडिफाई एंड कंट्रोल द केमिकल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द बायोस्फीयर, बल्कि वो फिर क्या करते हैं, तब्दील भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं किन चीज़ों को, केमिकल चीज़ों को भी और फिजिकल चीज़ों को भी, किसकी, बायोस्फीयर की। एन ऑर्गेनिज्म एंड इन बायोस्फीयर क्या कहोगे बेटा? ठीक है, इन बायोस्फीयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इन द हैबिटेट, के एक बायोस्फीयर के अंदर एक जानदार किधर रहता है, हैबिटेट के अंदर रहता है। एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक जो जानदार होता है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर को जवाब देता है। एंड ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम दे आर विद इन द रेंज ऑफ टॉलरेंस इट कैन इनहेबिट ए लोकेशन, और जब वो सारे फैक्टर बेटा टॉलरेंस की रेंज में आ जाए, उस जानदार की बर्दाश्त में आ जाए, तो फिर वो क्या करता है, इनहेबिट ए लोकेशन, वो एक अपना घर बनाता है और वहाँ वो रहने लगता है। सो तारीफ करते हैं द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस where an organism lives is called habitat। अब आगे चलते हैं बेटा, 1917 की बात है। किसकी बात है बेटा? 1917 की बात है। और साइंसदान जो है, बायोलॉजिस्ट जो है, उसका नाम है जोसेफ ग्रिनेल। क्या नाम है बेटा? 1917 में जोसेफ ग्रिनेल, जो कि कौन था बेटा? ऑर्निथोलॉजिस्ट था। किस मुल्क का था? अमेरिका का था बेटा। सो इन 1917 नेम क्या था? जोसेफ ग्रिनेल, एन अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट। अब ये ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है बेटा? ये वो बायोलॉजिस्ट होता है जो एक्सपर्ट होता है परिंदों का या बर्ड्स को स्टडी करता है। सो वो बायोलॉजिस्ट जो स्टडी बर्ड्स को करे और बर्ड्स का एक्सपर्ट हो, उसको आप क्या कहते हो बेटा? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हो। उसने क्या किया? फर्स्ट प्रपोज द टर्म निच इन इकोलॉजी। उसने एक टर्म यूज़ की थी, और वो टर्म क्या थी, वो इस्तिलाह क्या थी, वो लफ्ज़ क्या था बेटा? निच। इकोलॉजी के अंदर उसने एक टर्म इस्तेमाल की थी जिसका नाम क्या था? निच था। सो एमसीक्यूज़ अक्सर पूछते हैं कि निच को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था? जोसेफ ग्रिनेल ने। या जोसेफ ग्रिनेल ने कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी? निच। दोनों तरीकों से एमसीक्यूज़ आता है पेपर्स में। इन 1917 जोसेफ ग्रिनेल, एन अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट, फर्स्ट प्रपोज द टर्म निच इन द इकोलॉजी। द हैबिटेट एंड निच आर क्लोजली रिलेटेड बेटा। ये निच है और उसके बाद ये क्या है बेटा? हैबिटेट है। निच से मुराद आप एक जानदार का प्रोफेशन भी ले सकते हो बेटा। निच से मुराद एक जानदार की आप जॉब भी ले सकते हो। निच से मुराद आप एक जानदार का रोल, किरदार भी ले सकते हो। और याद रखना बेटा, ये जो निच और हैबिटेट है ना, ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। निच और हैबिटेट एक दूसरे के से रिलेटेड होते हैं। क्यों? हैबिटेट बेटा, ठीक हो गया। निच और हैबिटेट जो होते हैं ये क्या होते हैं? क्लोजली रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं? क्यों रिलेटेड होते हैं? क्योंकि बेटा एक जानदार मतलब जिस माहौल में रहता है तो उसको वैसी जॉब करनी पड़ती है, उस इलाके के लिहाज से उसको जॉब करनी पड़ती है, उस इलाके के लिहाज से उसको प्रोफेशन रखना पड़ता है। सो कह सकता हूँ कि जो घर होता है और जो पेशा होता है जानदार का, जो जानदार का घर होता है और फिर जानदार का जो पेशा होता है, जानदार की जो जॉब होती है, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सो निच एंड हैबिटेट दे आर रिलेटेड टू वन एंड अदर। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, द हैबिटेट एंड निच आर क्लोजली रिलेटेड।
हैबिटेट और निच का करीबी ताल्लुक है। हैबिटेट और निच का क्या है बेटा, करीबी ताल्लुक है। आगे हम निच की तारीफ करते हैं। निच की 2-3 डेफिनेशन बेटा आपने करनी है इस टॉपिक में। पहली तारीफ, निच अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच ए स्पीशीज इज रेस्ट्रेन्ड by the limitation of its physical structure and its physiology। तो निच क्या है बेटा, अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है। अल्टीमेट का मतलब आप कहो फाइनल, डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट कहते हैं तकसीम की इकाई। ये वो आखिरी तकसीम की इकाई है। निच की तारीफ हो रही है कि ये वो आखिरी तकसीम की इकाई है विद इन विच ए स्पीशीज, जहाँ पे एक स्पीशीज होती है, दैट इज रेस्ट्रेन्ड। रेस्ट्रेन्ड का मतलब है उसको रोका जाता है बाय द लिमिटेशन, क्योंकि वो महदूद होती है, ऑफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर, अपने जिस्मानी स्ट्रक्चर के लिहाज से, एंड इट्स फिजियोलॉजी, और अपने काम के लिहाज से। तो ये तारीफ आप कर लें। निच क्या है बेटा, अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच ए स्पीशीज इज रेस्ट्रेन्ड बाय द लिमिटेशन ऑफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स फिजियोलॉजी। अब आगे बेटा एक और बंदा भी आया था, उसका नाम था चार्ल्स एल्टन। उसका नाम क्या था, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने क्या किया, चार्ल्स एल्टन ने बेटा कंसीडर्ड द निच द बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने क्या कहा था कि जो निच होती है बेटा, ये क्या चीज़ है, बेसिकली द बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के अंदर जानदार का बेसिक रोल क्या है। कम्युनिटी के अंदर जानदार का बेसिक रोल क्या है, ये किसने कहा था, चार्ल्स एल्टन ने। सो निच को चार्ल्स एल्टन ने कहा था कि ये बुनियादी किरदार है किसका, स्पीशीज का, किसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर। आगे व्हाट इज डज इन, के ये स्पीशीज या जानदार करता क्या है कम्युनिटी के अंदर, एंड फॉर लिविंग कम्युनिटी, और दूसरा अपने लिए क्या करता है, उसके बाद लिविंग कम्युनिटी के लिए क्या करता है, इट्स रिलेशनशिप टू इट्स फूड, इस जानदार का खुराक के साथ क्या ताल्लुक है, और इस जानदार का एनिमीज के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये चार्ल्स एल्टन ने बेटा कहा था। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि चार्ल्स एल्टन ने क्या कहा था। चार्ल्स एल्टन कंसीडर्ड द निच, चार्ल्स एल्टन ने निच को कंसीडर किया कि निच क्या है, द बेसिक रोल है। निच क्या है बेटा, बुनियादी किरदार है, बेसिक रोल है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार का, इन द कम्युनिटी, के एक कम्युनिटी के अंदर जानदार का जो बुनियादी किरदार होता है, वही बेसिक रोल क्या है बेटा, वही निच है। ठीक है, बेसिक रोल किसका, ऑर्गेनिज्म का, कहाँ पे, कम्युनिटी के अंदर, किसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर, और ये बेसिक रोल कहलाता क्या है बेटा, निच कहलाता है। ये किसने डेफिनेशन बताई, ये हमें बताई चार्ल्स एल्टन ने। सो चार्ल्स एल्टन कंसीडर द निच द बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी। अब एक्सप्लेन क्या किया गया किस तरह इसको, व्हाट इज डज इन, कि ये कम्युनिटी में क्या करता है, एंड फॉर यानी कि अपने लिए क्या करता है, एंड फॉर लिविंग कम्युनिटी, और दूसरों के लिए क्या करता है, इट्स रिलेशनशिप टू इट्स फूड, इस जानदार का अपनी खुराक के साथ क्या ताल्लुक है, एंड विद द रिलेशनशिप विद द एनिमीज, और इसका अपने दुश्मनों के साथ क्या रोल है। तो ये चार्ल्स एल्टन की डेफिनेशन थी किसकी बेटा, निच की। सो निच की 2 डेफिनेशन हो चुकी हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। इन अदर वर्ड्स ही डिफाइंड द निच एज द स्पीशीज ऑक्यूपेशन। चार्ल्स एल्टन ने क्या कर दिया, एक और डेफिनेशन कर दी निच की, कि स्पीशीज ऑक्यूपेशन, स्पीशीज का पेशा क्या है, बेसिकली निच है। सो ये एमसीक्यूज आ चुका है बोर्ड के पेपर्स में कि स्पीशीज ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड निच, और ये किसने कहा, ये चार्ल्स एल्टन ने कहा। सो याद रखिएगा, स्पीशीज ऑक्यूपेशन इज आल्सो कॉल्ड निच। बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम और इन द कम्युनिटी, दैट इज आल्सो कॉल्ड niche, the ultimate distributional unit within which an organism or species is restrained by the limitation of its physical structure and physiology, that is also called niche। आगे चलते हैं, it refers to a profession। अब ये भी क्या है, ये भी niche है। it का मतलब niche,
निच रेफर्स टू ए प्रोफेशन, निच एक प्रोफेशन है या निच क्या है, एक जॉब है। सो निच इज रेफर टू ए प्रोफेशन और ए जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि निच को एक जानदार का प्रोफेशन कहा जाता है या एक जानदार की जॉब कहा जाता है। ये एक अगली तारीफ आप इसको लिख सकते हो कि निच रेफर्स टू ए प्रोफेशन और जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये आपने देख लिया। तो बेसिकली निच स्पीशीज़ का ऑक्यूपेशन है, निच स्पीशीज़ का प्रोफेशन है, निच स्पीशीज़ की जॉब है कि वो कुछ स्पीशीज़ वो जानदार करता क्या है। आगे चलते हैं। इकोसिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जॉब्स, ठीक है बेटा, जो आपका इकोसिस्टम है वहाँ पे मुख्तलिफ जानदार होते हैं और वो मुख्तलिफ जानदार जो होते हैं दे डू डिफरेंट जॉब्स, वो मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं। आर वेज ऑफ लाइफ, और उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। सो आपने क्या सीखा, आपने कहा इकोसिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम के अंदर वो जानदार बेटा शामिल होते हैं विद डिफरेंट जॉब्स और वेज ऑफ लाइफ, जो मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं जानदार, एंड वे ऑफ लाइफ भी उनका क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। सो देखो बेटा, हमारा माहौल है, हमारी कम्युनिटी है, यहाँ पे मुख्तलिफ जानदार रहते हैं, और जो मुख्तलिफ जानदार रहते हैं ना, उनकी जॉब्स भी मुख्तलिफ होती हैं और उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। पार्टिकुलरली कंसर्न विद फीडिंग, याद रखना कि देखें जो हम जानदार हैं, जो हम मुख्तलिफ जॉब करते हैं और हमारा रहने का तरीका भी मुख्तलिफ है, तो ये क्यों, हमारी जॉब क्यों मुख्तलिफ है, हमारा रहने का तरीका क्यों मुख्तलिफ है, इनका ताल्लुक किस बात से होता है, बेसिकली फीडिंग से होता है कि हमें खुराक कैसे मिलेगी, हम खुराक कैसे हासिल करेंगे। ठीक है बेटा, तो जानदार मुख्तलिफ जॉब क्यों करते हैं, जानदारों का वे ऑफ लाइफ मुख्तलिफ क्यों होता है, इसलिए होता है कि उनका खाने का तरीका मतलब क्या होगा। सो जॉब मुख्तलिफ हैं, वे ऑफ लाइफ मुख्तलिफ है, क्यों, बिकॉज दे आर कंसर्न विद फीडिंग, उन दोनों का ताल्लुक किससे है, फीडिंग से है। द रोल ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीशीज विद एन इकोसिस्टम इन इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द लिविंग एंड द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, और उसके बाद द रोल ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीशीज विद इन द इकोसिस्टम, एक जो मखसूस स्पीशीज़ होती है उसका माहौल में या इकोसिस्टम में क्या किरदार है, और उस किरदार में क्या देखते हो, इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द लिविंग एंड द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, कि उस जो जानदार चीज़ है उसका माहौल में क्या किरदार है। इसका मतलब क्या है कि वो जो जानदार चीज़ माहौल में रहती है वो अपने जानदारों के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है, और फिर उस जानदार का माहौल में मौजूद दूसरी जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके साथ उसका क्या इंटरेक्शन है। आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल निच एक नया लफ्ज़ है, मतलब वही चीज़ें चल रही हैं तो एक ऐड आगे, उसके आगे क्या कर दी, इकोलॉजिकल निच। इकोलॉजिकल निच विद हैबिटेट आल्सो क्या करती है बेटा, स्पेसिफाई कर देती है, क्या कर देती है, स्पेसिफाई करती है। सो इकोलॉजिकल निच विद हैबिटेट आल्सो स्पेसिफाइज हाउ द ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ठीक है बेटा, अब कौन सा लफ्ज़ है, इकोलॉजिकल निच विद हैबिटेट। इकोलॉजिकल निच जो हैबिटेट से रिलेटेड होती है वो इस बात को मखसूस बनाती है कि ऑर्गेनिज्म गेट इट्स सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, कि जानदार कैसे अपनी खुराक हासिल करता है, कैसे अपनी एनर्जी हासिल करता है। सो हाउ द ऑर्गेनिज्म गेट इट्स सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल, अब वो जानदार अपनी खुराक कैसे हासिल करेगा, अपनी एनर्जी, खुराक में क्या होती है एनर्जी, कि वो एनर्जी और मटेरियल कैसे हासिल करेगा। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर है, यानी कि वो जानवर है जो दूसरे को मारता है, पकड़ता है और खा जाता है। प्रीडेटर वो जानदार होता है जो दूसरे जानदार को कैप्चर करता है, उसको किल करता है और उसको खा जाता है। प्रे वो जानदार होता है जो कि पकड़ा जाता है, मारा जाता है और खाया जाता है। एंड कंपटीटर, और कंपटीटर मतलब दो जानदार होते हैं जो सेम रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं। सो या जानदार प्रीडेटर होते हैं या प्रे होते हैं, या बेटा क्या होते हैं, एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं। और उसके बाद इन तरीकों से वो क्या करते हैं, एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं और मटीरियल भी हासिल कर सकते हैं। एज वेल एज इट्स बिहेवियर, और उन जानदारों का बिहेवियर क्या है, एंड इंट्रैक्शन और तामुल क्या है, और इन सारी चीज़ों को कहा जाता है दे आर द एलिमेंट ऑफ निच, ये निच के बुनियादी एलिमेंट्स हैं। सो आपको मतलब अगर कोई पूछे कि निच के एलिमेंट्स क्या हैं, आप कहोगे बिहेवियर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एलिमेंट ऑफ निच, इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो एलिमेंट ऑफ निच,
और उसके बाद पहला क्या एलिमेंट है कि हाउ द ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, कि जानदार अपनी एनर्जी और मटेरियल की सप्लाई को कैसे हासिल करते हैं, क्या वो प्रीडेटर हैं, क्या वो प्रे है, क्या वो कंपिटिटर है। सो ये पहला, और उसके बाद इंट्रैक्शन दूसरा और बिहेवियर तीसरा। दे आर कंसीडर्ड द एलिमेंट ऑफ द निच, इनको निच के एलिमेंट कहा जाता है। आगे चलते हैं। इन एडिशन निच इंक्लूड ऑल द फिजिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। इसके अलावा निच के अंदर माहौल के सारे फिजिकल फैक्टर शामिल होते हैं, मतलब बेजान चीज़ें शामिल होती हैं। और वो बेजान चीज़ें क्या होती हैं? नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। वो बेजान चीज़ें ज़रूरी होती हैं जानदार के सर्वाइवल के लिए। वो कौन सी चीज़ें हैं बेजान हैं जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है? सच एज रेंज ऑफ टेम्परेचर। बेटा ये क्या हो गया? रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की रेंज, दर्जा हरारत की रेंज। दूसरा अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, नमी की मिकदार। और तीसरे नंबर पे पीएच ऑफ द वाटर एंड द सॉइल, कि वाटर और सॉइल की पीएच क्या है। ये तीन चीज़ें बेटा ये वो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये वो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि क्या होते हैं एक जानदार के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। सो इन एडिशन निच इंक्लूड ऑल द फिजिकल फैक्टर। इसके अलावा निच में वो फिजिकल फैक्टर भी इन्वायरमेंट के शामिल होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, जो ज़रूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए, जानदारों के सर्वाइवल के लिए। अब कौन है ये फिजिकल फैक्टर या नॉन लिविंग थिंग्स या एबायोटिक फैक्टर? रेंज ऑफ टेम्परेचर है बेटा, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है, पीएच ऑफ द वाटर एंड द सॉइल है। ये वो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो जानदार के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये भी किस में शामिल होते हैं? ये भी निच के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इंफॉर्मेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट। और फिर दोबारा निच की डेफिनेशन है। ए निच इज डिफाइंड एज द रोल ऑफ स्पीशीज प्ले इन ए कम्युनिटी। निच की तारीफ क्या है? द रोल ऑफ स्पीशीज प्लेज इन ए कम्युनिटी, कि एक स्पीशीज कम्युनिटी में क्या रोल प्ले करती है। स्पीशीज कम्युनिटी में कौन सा रोल प्ले करती है? द रोल ऑफ स्पीशीज प्लेज इन ए कम्युनिटी, कि एक स्पीशीज कम्युनिटी में क्या रोल प्ले करती है। अब उस रोल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? उसका बिहेवियर क्या है, उस स्पीशीज़ का बिहेवियर क्या है, और उसका इन्फ्लुएंस क्या है, उसका रवैया क्या है, और उसका इन्फ्लुएंस यानी कि असर क्या है। ठीक हो गया बेटा, ये और डेफिनेशन थी। द रोल ऑफ ए स्पीशीज प्लेज इन कम्युनिटी इंक्लूडिंग द बिहेवियर एंड द इन्फ्लुएंस दैट इज आल्सो कॉल्ड द नेचर। तो ये बेटा आज आपका टॉपिक था बायोस्फीयर के बारे में। अल्लाह हाफिज़।